एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका चुनाव जीता लगभग तय माना जा रहा था। आज जब उनका पर्चा जांचा गया तो उसमें कई खामियां निकली और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को लेकर शिकायतें चुनाव आयोग से की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म में कुछ पुरानी जानकारियां नहीं दी गई थी, जिसकी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जताई, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा और उनका ये नामांकन अभी कुछ देर पहले ही रद्द किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त जुड़ गए हैं। मकरंद, क्या अपडेट है? ये मीनाक्षी नटराजन को झटका क्यों लगा? देखिए, मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि उनका नामांकन जो है, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मैं इस समय विधानसभा के बाहर ही मौजूद हूं सुमित जी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा के अंदर भी काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद यहां पर फोर्स बुला लिया गया। घटनाक्रम यह हुआ कि जब फॉर्म दिया गया था उसके बाद आज स्क्रूटनी हो रही थी और इसी दौरान आपत्ति जाहिर की गई बीजेपी के विधायक की ओर से। बीजेपी के विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई कि फॉर्म में जानकारियां जो हैं वो पूरी नहीं दी गई हैं, और इसी वजह से जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही थी उस दौरान दो जानकारियां कम निकली। एक तो उनको कोर्ट से कुछ समन आए थे जिसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई थी। दूसरी आपत्ति यह दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो एक कॉलम भरा है और दूसरे पे नील लिखा है, यानी कि कॉलम में जानकारी नहीं भरी है। तो ऐसे में जो जांच की गई यहां पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और जांच करने के बाद निर्णय लिया गया कि फॉर्म को निरस्त किया जाएगा, यानी कि अब बीजेपी के लिए तीसरी सीट का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। महेश केवट अब राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस अब कोर्ट जाने की बात कर रही है। मकरंद, ये बताइए क्या रिएक्शन मिला है? मीनाक्षी का क्या कहना है, जीतू पटवारी का क्या कहना है, कांग्रेस की जो पार्टी के बड़े नेता हैं इस बड़े घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की ओर से तो मुखर होकर बात कही जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने गलती की, फॉर्म नहीं भरा और इस वजह से उनका फॉर्म निरस्त किया गया। कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। मीनाक्षी नटराजन से और उमंग सिंगार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन आ रहा है। देखिए, जो जीत है जो कानून की जीत है, यह संविधान की जीत है, और ये महेश जी जैसे और भारतीय जनता ऐसे पिछड़े दल के जो पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता हैं उनकी जीत है कि कानून और संविधान का पालन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां विजयी हुई है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं इसको जीत बताते हुए, और कहा कि महेश केवट जो बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार बनाए थे तरुण चुग और रजनीश के बाद, अब महेश केवट का भी वहां से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में आना लगभग तय माना जा रहा है। मेरे साथ मकरंद जुड़े हुए हैं। मकरंद, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ क्या बोल रहे हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की पसंद थी मीनाक्षी नटराजन, उनकी करीबी कही जाती हैं, उनकी कोर टीम का हिस्सा है, उनका नामांकन रद्द हुआ है। जी बिल्कुल, और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहां से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था, और एयरपोर्ट से भी हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से बाड़ेबंदी की जा रही है। वहां कांग्रेस के विधायक रवाना हुए और इधर नामांकन निरस्त हो गया। जानकारी यही मिल रही है कि वो विधायक भी वापस लौट रहे हैं। अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि इसको लेकर के उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और तमाम जो बड़े नेता हैं अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जो विधि सलाहकार हैं जेपी धनोपिया, जिन्होंने फॉर्म सबमिट कराया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम पहले पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद आगे की बात कहेंगे। और कुछ कांग्रेस के नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन आ रहा है, सुन रहे हैं बीजेपी के एक और बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय। रहते भी राम और ईश्वर भी सत्य पे चलने वालों के साथ, न्याय पे चलने वालों के साथ रहते हैं। कांग्रेस तो कह रही थी कि सर उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। देखिए, निर्णय आप पढ़ लीजिएगा, जो निर्णय दिया है आरओ साहब ने, उस निर्णय से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सर, कांग्रेस के विधायक तो बेंगलुरु चले गए सर। अच्छा है, मस्ती लेने दीजिए उनको। रुक जाइए भैया 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 भैया, एक बार सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं, संतुष्ट हैं। इन्हीं ने जाके शिकायत की थी अपनी पूरी वकीलों की टीम के साथ कि मीनाक्षी नटराजन ने जो नामांकन भरा है उसमें जानकारियां छुपाई। आपको बता दें, यह आरोप था बीजेपी का कि मीनाक्षी नटराजन पर एक मुकदमा तेलंगाना में दर्ज हुआ था,
वो जानकारी उन्होंने अपने एफिडेविट में साझा नहीं की है। ये कानूनन बाध्यता है कि अगर आप पे कोई भी मुकदमा चल रहा हो किसी भी तरीके का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो फौजदार हो, आपको बताना पड़ता है चुनाव लड़ने के पहले। और ये जानकारी छिपाई, ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की, रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच की, शिकायत पे दम पाया और मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन रद्द कर दिया है। अब कांग्रेस इसको चैलेंज करने का मन बना रही है, जैसे कि हमको हमारे सहयोगी भोपाल से बता रहे हैं। इसको शायद आगे जाकर कोर्ट में चुनौती कांग्रेस पार्टी दे सकती है, लेकिन बड़ा झटका है। अब बात करते हैं आज के अपनी बड़ी कहानियों की बात, क्योंकि बेंगलुरु की चल रही थी, कर्नाटक की चल रही थी, तो कर्नाटक कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी जरा जान लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदल दिया, मंत्रियों के विभाग बदल दिए। प्रियांक खड़गे भी ग्रामीण विकास मंत्री से प्रमोशन पाकर गृह मंत्री बन गए। सब बदला, लेकिन नहीं बदला तो आरएसएस को लेकर प्रियांक खड़गे का तेवर। उसके कारण भी है। सबसे पहले सुनिए कि राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मिलते ही आरएसएस के बारे में कांग्रेस के जूनियर खड़गे ने ऐसा क्या कहा कि हंगामा मचा हुआ है। आपको पता हो या शायद ना भी पता हो तो एक बात यहां पर साफ कर दूं कि डीके शिव कुमार सरकार के नए गृह मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं। ये स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे गृह मंत्री बने अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। आपका डर, आपकी चिंता, आपका गुस्सा सब कुछ साफ दिख रहा है और आप अभी से आरएसएस का इस्तेमाल करके मुझे गाली दे रहे हैं और मेरी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो आप करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया अपने व्यक्तियों के समूह को मेरा प्रणाम कहें और उनसे कहें कि वे आपकी राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज तैयार रखें। प्रियांक खड़गे ने अपने ट्वीट में आरएसएस का नाम एक बार लिया और बगैर नाम लिए व्यक्तियों के समूह कहकर आरएसएस पर ही सवाल उठाया है, क्योंकि आरएसएस खुद को व्यक्तियों का समूह मानता है। बाद में मीडिया से कहा कि आरएसएस को टैक्स से छूट क्यों मिलती है। Which of the questions has he replied correctly? If it is a body of individuals, that doesn't make them exemptable from taxes. They need to still, they need to be tax assessee still. Just because Mr. Mohan Bhagwat says the rule changes, is it? And he cited some High Court order. The High Court, the query that was posted that time or the case that happened that time was entirely different from what we are asking. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में एक पीआईएल दायर हुआ जिसमें आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने का हवाला दिया गया। इसी आधार पर आरएसएस के मुख्यालय और सरसंघ चालक को मिल रही सरकारी सुरक्षा के खर्च की वसूली संघ के फंड से करने की मांग की गई थी। इस याचिका को अदालत ने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सुरक्षा किसी संगठन के रजिस्ट्रेशन या फंडिंग के आधार पर नहीं बल्कि उस खतरे के आधार पर दी जाती है। टैक्स वाला मामला इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में भी गया था, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि चूंकि इस रकम का इस्तेमाल कमर्शियल फायदे में नहीं होता, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अदालती टिप्पणी के बावजूद खड़गे अपने उसी सवाल पर कायम हैं कि क्या गुरु दक्षिणा के नाम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। Even I will form a body of individuals with the same format of RSS, and I will take Guru Dakshina, and the IT and the government will agree to it. I will also call it Guru Dakshina. I will also call it Dakshina. Will the government agree to it? कर्नाटक में चुनाव 2 साल बाद है, लेकिन खड़गे के बयान से साफ है कि वहां चुनाव में आरएसएस एक अहम मुद्दा हो सकता है। जूनियर खड़गे यानी प्रियांक खड़गे अपने आलाकमान को खुश भी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर मक्खन भी लगा ले रहे हैं, इसके साथ ही आरएसएस को भी निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल आरएसएस ने पिछले साल विजयदशमी के दिन ही अपने 100 साल पूरे किए थे। संयोग देखिए कि पिछले साल विजयदशमी 2 अक्टूबर को पड़ी थी। महात्मा गांधी का जन्मदिन भी वो दिन होता है और कांग्रेस का दावा होता है कि वो गांधी के आदर्शों पर ही चलती है। वहीं वैचारिक मतभेद के बावजूद आरएसएस भी अपने प्रातः स्मरणीय लोगों में महात्मा गांधी का नाम लेती रही है, लेकिन आरएसएस को लेकर कांग्रेस के मन में कई बार सवाल उठे हैं और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के मन में ये सवाल और भी बड़े हैं और तीखे भी, क्योंकि आरएसएस पर प्रियांक खड़गे का हमला पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद दिलाएं, पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रियांक खड़गे ने तब के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को खत लिखकर मांग की थी कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, मैदानों और मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए।
उसी समय उन्होंने ये भी मांग की थी कि कर्नाटक सरकार के जो अधिकारी या कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस साल फरवरी में प्रियांक खड़गे ने सबसे तीखा हमला किया कि संघ गुरु दक्षिणा और चंदे की आड़ में एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट चला रही है। फरवरी में ही प्रियांक ने आरएसएस की तुलना शैतान से कर दी थी और बीजेपी को शैतान की परछाई कहा था। और अब उन्होंने आरएसएस को सीधे चेतावनी दी है कि वो अपने कागजात यानी रजिस्ट्रेशन पेपर्स तैयार रखे। की स्थापना इंडिपेंडेंस आजादी से पूर्व ही हो चुकी थी 1925 में, और तब चूंकि ये संगठन राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अंग्रेजों से ही रजिस्ट्रेशन करवाने का अपने संगठन का कोई औचित्य नहीं था। बाद में भी जब ये आजादी हो भी गई, जब इंडिपेंडेंस मिला भारत को, उसके बाद भी ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में कार्य करती आई है। और बहुत सारे ऐसे एंटिटीज हैं इस देश में, इस देश के कानून के अधीन, कि जिनकी स्थिति ये है कि वो एक एंटिटी के रूप में, अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको किसी भी तरह के टैक्स को देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस उनका ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद जो है उनको अपने फंड्स का सब स्टेटमेंट देना होता है कि उनकी क्या स्थिति रही, कितना खर्च हुआ, जो उनके बैलेंस बचे हुए हैं उनका क्या करना है। तो वो जो भी विधिवत जो कानून सम्मत चीजें हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, संघ भी करती है। सवाल आरएसएस पर उठे और ये सवाल उठाने वाले प्रियांक खड़गे अकेले नहीं हैं, बल्कि ये सवाल राहुल गांधी भी कई बार उठा चुके हैं। अभी पिछले महीने जब राहुल गांधी रायबरेली गए थे तो उन्होंने आरएसएस को गद्दार कहा था। उससे पहले अप्रैल के महीने में संघ पर तंज कसते हुए उसे राष्ट्रीय सरेंडर संघ कह दिया था। पिछले 3-4 सालों से राहुल गांधी संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर चलते हैं और आरएसएस बीजेपी पर संविधान बदलने या नष्ट करने का आरोप लगाते हैं। उसी तरह वो लगातार ये भी आरोप लगाते आ रहे हैं कि सभी सरकारी संस्थाओं पर आरएसएस ने अब कब्जा कर रखा है। लेकिन विवाद खड़ा हुआ था 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चुनावी रैली में दिए राहुल गांधी के बयान से। राहुल ने कहा था आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मारी। इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में राहुल गांधी को सुझाव दिया था कि वो अपने बयान के लिए खेद जताएं या मानहानि के मुकदमे को झेलें, लेकिन राहुल ने बार बार यही कहा कि वो मुकदमे का सामना भले करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अब उसी आरएसएस पर प्रियांक खड़गे के दिए भड़काऊ बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानों की तलवारें खिंच गई हैं। आरएसएस अपने संगठन के बारे में वेबसाइट पर लिखता है कि संघ में हिंदू शब्द का प्रयोग उपासना, पंथ, मजहब या रिलीजन के नाते नहीं होता है, इसीलिए संघ एक धार्मिक या रिलीजियस संगठन नहीं है। संघ ये भी लिखता है कि हिंदू की एक जीवन दृष्टि है, एक व्यू ऑफ लाइफ है और एक वे ऑफ लाइफ है। इस अर्थ में संघ में हिंदू का प्रयोग होता है। यह संगठन 100 साल से तमाम झंझावतों से गुजरा है। 3 बार इस पर पाबंदियां लगी तो पिछले 12 वर्षों से इस संघ से प्रेरणा लेने वाली बीजेपी का राज देश पर है। संघ अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए जाना जाता है। आरएसएस का दावा है कि वो किसी भी बाहरी चंदे, कॉरपोरेट फंडिंग, सरकारी मदद या किसी विदेशी सहायता से वो दूर रहता है। आरएसएस के मुताबिक उसकी आय का सबसे अहम स्रोत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दी गई गुरु दक्षिणा है, जिसे बंद लिफाफे में दिया जाता है। उसमें कितनी रकम है ये डिस्क्लोज नहीं की जाती है, कौन दे रहा है ये भी नहीं पता लगता है। वहां किसी स्वयंसेवक को वेतन भी नहीं मिलता है। लेकिन कमाई पर इनकम टैक्स वाला राग जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने छेड़ा तो राजनीति इस मामले पर बहुत तेज हो गई। ये सवाल जब कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री से पूछा गया तो वो बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब देकर इस मामले को और तूल दे गए। It analyze what will be our new government's thing, and our home minister, as we all know, has given his lot of mind about all these areas. Let us see what happens further. तो एक तरफ आरएसएस पर विवाद का नया तराना कर्नाटक में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने छेड़ दिया है और इस तरह अपने ही मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। तो दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री बने डीके की मुश्किलें उनके नाराज मंत्री भी बढ़ा रहे हैं। सरकार बनी नहीं कि नाराजगियां सामने आने लगी हैं।
सिंचाई मंत्री बनाए गए रामलिंगा रेड्डी ने तो इसलिए इस्तीफा दे दिया था अपनी शपथ लेने के अगले ही दिन कि उनको बेंगलुरु विकास मंत्रालय नहीं मिला था। हालांकि अब अपुष्ट खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और शायद उनको मना लिया गया है, पर औपचारिक तौर पर सुनना बाकी है। वहीं बेंगलुरु विकास मंत्रालय कृष्णा बैरेगौड़ा को मिला तो वो अपने अधिकार और भूमिका से संतुष्ट नहीं हुए। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिलने से के.एच. मुनियप्पा, जो कि एक सीनियर लीडर हैं, वो भी नाराज बताए गए थे। हालांकि अब कर्नाटक कांग्रेस का दावा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर लिया गया है और सभी नाराजगी थी उसको दूर किया जा रहा है।